नमस्कार, स्वागत है आपका। हर खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहनवाज मिर्जा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ट्वीट करके कहा कि जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी अच्छे काम को आह्वान करते हैं तो वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है वो टूट जाया करते हैं। आज ऐसा ही एक शानदार दृश्य चंडीगढ़ में देखने को मिला, जहां पर बड़े पैमाने पर तिरंगा लहराया गया है और राष्ट्र ध्वज की सब में बड़ी मानव क्षति जो है वो नजर आई है। वहीं पर राज्यसभा के सांसद दीपेंद्र हुड्डा कोरोना संक्रमित पाए गए हैं और इसकी जानकारी खुद उन्होंने ट्वीट कर दी है। उन्होंने ट्वीट पर यह लिखा है कि प्रारंभिक के लक्षणों के बाद उनका कोविड टेस्ट कराया गया जो पॉजिटिव आया है। डॉक्टरों की सलाह पर वो खुद को आइसोलेट कर रहे हैं और घर में खुद को आइसोलेट किया जा रहा है। आपको बताएं, आगे वो लिख रहे हैं कि इस कारण अगले कुछ कार्यक्रमों से मैं दूर रहता हूं और इसकी मुझे काफी ज्यादा दुख है और बहुत ही ज्यादा पीड़ा महसूस कर रहा हूं, क्योंकि साथियों ने बड़े ही प्यार से इसकी तैयारियां की थी और मैं उस तैयारियों में शामिल नहीं हो पाया हूं। तो वहीं पर आजादी की अमृत महोत्सव के अवसर पर झज्जर में भी निजी स्कूलों के छात्र छात्राओं ने तिरंगा यात्रा निकाली है और बहुत ही भव्य तरीके से ये आयोजन जो है वो किया गया। तिरंगा यात्रा शहर के विभिन्न मार्गों से होकर शहीद भगत सिंह चौक पर संपन्न हुई और इस दौरान 6,600 फीट का तिरंगा सभी को आकर्षण का केंद्र बनता हुआ नजर आया। तिरंगा यात्रा का शुभारंभ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। करीब 3 किलोमीटर की इस यात्रा का स्थानीय लोगों ने भी जोरदार स्वागत किया है। उन्होंने आजादी की रक्षा की 62 के युद्ध में, 65 के युद्ध में, 71 की लड़ाई में, कारगिल में आतंकवादियों से लड़ते हुए उन सबको भी याद कर रहा है। उन सब सैनिकों को भी सैल्यूट कर रहा है जो आज भी इस देश की सीमाओं पर खड़े हैं। भोर होकर लोग ध्वजारोहण कर रहे हैं, सैल्यूट कर रहे हैं, जनगण मन गा रहे हैं, पुष्पांजलि कर रहे हैं। ध्वज की गरिमा और गौरव के साथ बनाए हुए इस अभियान में भारत का बच्चा बच्चा जुट गया है। मैं आभार व्यक्त करूंगा भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, तिरंगे के प्रति इतना भाव उमड़ने का मौका उन्होंने दिया है। तो उधर भारतीय जनता पार्टी के विधायक राजेश नागर ने तिगांव के अंदर मॉडल संस्कृति स्कूल की स्थिति में शहीद स्मारक जीतगढ़ में शहीदों को पुष्प अर्पित कर तिरंगा यात्रा का शुभारंभ किया और इस यात्रा में हजारों लोगों ने शिरकत को हासिल किया। विधायक राजेश नागर ने लोगों से अपील की है कि हमारे देश की आन बान और शान के प्रतीक तिरंगे को हम अपनी पहचान बनाएंगे और लोगों से अपील की है कि वो हर घर तिरंगे को फहराते हुए नजर आए और जो पीएम नरेंद्र मोदी ने देश से आह्वान किया है उसको पूरा भी करते नजर आए। हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी का एक आह्वान है कि हर घर तिरंगा, और एक जो हमारा 75वां अमृत महोत्सव जो आज़ादी का हम मना रहे हैं उसके तहत ये तिरंगा यात्रा हमारे गांव में निकाली जा रही है। इससे हम एक संदेश देना चाहते हैं कि हर घर में तिरंगा फहराया जाए। तो वहीं पर दिल्ली के इंडिया इंटरनेशनल सेंटर के अंदर जश्न ए हिंद कार्यक्रम के तहत गुट्टी पुस्तक का लोकार्पण किया गया और इसे लेखिका रेणु हुसैन ने लिखा है। आपको बताएं, गुट्टी पुस्तक की कहानियों का एक संग्रह है और कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित कर की गई है और जानकारी ये भी मिली कि इस कार्यक्रम में कई मुख्य लेखक लेखिका के साथ साथ कथाकार, कवि, कवयित्रियां मौजूद रही और मुख्य अतिथि के तौर पर वरिष्ठ कवि लक्ष्मी शंकर वाजपेयी और तमाम जो लेखक हैं और जो कवि हैं वो तमाम लोग मौजूद रहे। गुंटी किताब है, मानवीय संबंधों पे है। 2 कहानियां, एक वृक्षारोपण पे और एक वर्ल्ड एनिमल डे पे, मतलब एनिमल बचाओ पर है, और बाकी कहानियां मानवीय संवेदनाओं और मानवीय मूल्यों पर है, संबंधों पर है, आसपास के रिश्तों पर है।
ये एक कहानी का शीर्षक है और एक पात्र का नाम है जो कि एक मुर्गी है और बकरी और मुर्गी दोनों की कहानी है और मांसाहारी हटाओ बिल्कुल जोड़ती है। जब आप पढ़ के देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये दो जानवर अपनी बातों के अपने डायलॉग के माध्यम से समाज के एक रूप का चित्रण करते हैं, एक समाज का एक दृश्य दिखाते हैं कि किस तरह का समाज होता है और क्या होना चाहिए। एक मेरा कविता संग्रह आने वाला है इस दरमियान, वो आने वाला है, बिल्कुल वो बस ऑन वे है समझ लीजिए। घर की औरतें और चांद वो तैयार हो चुका है, उसका सिर्फ विमोचन होना है, लोकार्पण होना है। जैसे आज ये हुआ है, हो सकता है अगले महीने उसका लोकार्पण हो, वो तैयार है, वो बिल्कुल रेडी है। लेकिन इस दरमियान तैयारी मतलब अंतिम अपने उस पे है चरण में। देखिए, युवाओं को अगर अच्छी चीज मिलेगी तो जरूर पढ़ेंगे, अच्छी किताब मिलेगी पढ़ेंगे, सहजता मिलेगी, आसानी से आसान शब्द मिलेंगे। मतलब लेखक को ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं अपना पांडित्य यानी अपने आप को विद्वान दिखाने के लिए बहुत ही भारी भरकम शब्द और बड़ी बड़ी भाषा बौद्धिकता दिखाए, जरूरी नहीं है। आप कोई भी बात कहिए, सच्ची कहिए, सहजता से कहिए, दिल तक पहुंचेगी, लोग पढ़ना चाहेंगे। गुंटी बहुत ही मासूम और जिंदगी के बहुत करीब कहानियां हैं। वो दरअसल रेनू हुसैन की बचपन और किशोर अवस्था के जो तजर्बे हैं, जो उनके दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, आसपास हैं, वो जैसे हैं उनको वैसे ही उन्होंने लिखा है, तो उसमें असर बहुत होता है उन कहानियों का। गुंटी जो कथा संग्रह है, कहानी संग्रह, जब मेरे पास पहुंचा तो मैं उसका नाम देख के चौंकी, क्योंकि ये नाम मैंने कभी नहीं सुना था। फिर मैंने उसको उल्टा पलटा तो और पढ़ा, तो पढ़ने पे मुझे पता चला कि वो गुंटी जो है एक जानवर है, एक मासूम सा जानवर है जिसके लिए उन्होंने कहानी लिखी है। हम कहानी लिखते हैं राजाओं की, योद्धाओं की, दलितों की, गरीबों की, लेकिन जो ये मासूम से जानवर हैं इन पे नहीं, बहुत नहीं है, बहुत क्या, मैंने तो कम से बहुत ही कम देखी है। जैसे माधवी वर्मा ने गिलहरी पे लिख दी थी, वो बहुत पुरानी बात है, लेकिन ये अब की बार इन्होंने जो लिखी है रेणु ने, वो मुझे बहुत अच्छा लगा उसे पढ़ के। हिंदी साहित्य के लिए, हिंदी की कहानी के लिए आज बहुत शुभ दिन है कि एक बहुत अच्छे संग्रह का लोकार्पण हुआ और साथ ही साथ एक जो कविता में जो स्थापित एक कवित्री रेणु हुसैन जी, वो आज कहानीकार के रूप में भी उनका प्रवेश हो गया। और ये नहीं कि कहानियां लोग लिखते हैं, कविताएं लिखते हैं, किताबें छपती रहती हैं, वो एक अलग बात है, लेकिन ये कहानी संग्रह और इसके बाद भी जो भी रेणु जी लिखेंगी, मुझे भरोसा है कि वो जो जिसको हम मुख्य धारा कहते हैं, मतलब वो हिंदी साहित्य के कथा जगत में वो उनको स्थापित करेगा। और मुझे लगता है अभी आगे चल के शायद वो नाटक भी लिखें, शायद उपन्यास लिखें, क्योंकि क्या होता है कि जैसे चावल के दाने से पूरी जैसे खीर का पता लगता है ना, उसी तरह जो इनका पहला कहानी संग्रह है उसमें जिस तरह की कहानियां हैं, जिस तरह की भाषा है, जिस तरह का शिल्प है, जिस तरह कहानी को अंत तक ले जाया गया है, जिसको हम क्लाइमेक्स कहते हैं, और उसमें जिस तरह के पात्र हैं, उसका जो एक जिसको कहते हैं हम एक विस्तार है उन्हें ना, जिसमें पशु पक्षी भी हैं, जिसमें वो पेड़ भी है, जिसमें तरह तरह की चीजें हैं। हमारा भारत के जो गांव हैं, हमारे जो भारत के रीति रिवाज परंपराएं हैं, वो भी कई हैं, और रिश्ते नाते घर आंगन से लेकर के पूरी दुनिया की चिंता। रेणु हुसैन ने जो कहानी की किताब लिखी है गुंटी, ये करीब साल भर पहले, 6-7 महीने पहले मुझे मिली थी, और जब मैंने इस कहानी को पढ़ा गुंटी को, तो मुझे लगा कि अरे गजब कहानी है। रेणु की खासियत ये है कि वो अपनी जो पात्र हैं या जो स्थितियां हैं वो इतने अपने आसपास से उठाती हैं, और उनकी पक्षधरता जो है, उनकी
इतनी क्लियर है लोगों के, जो आम जन है उनके प्रति और उनकी पीड़ा के प्रति, उनकी संभावनाओं और उनकी ऊंचाइयों के प्रति, कि वो उनको एक अलग ढंग से यूनिक कहानीकार, एक लेवल पर यूनिक कहानीकार बताती हैं। क्योंकि इन दिनों जो स्त्रियां कहानी लिख रही हैं उससे वो डिफरेंट कहानी लिख रही हैं, और इस हिसाब से मतलब रेणु बहुत, मुझे लगता है कि रेणु को निरंतर अपनी जमीन को पकड़े रखना चाहिए और लगातार कोशिश करके कहानियां लिख करके या साहित्य सृजन करके जमीन से, जनता से जुड़े रहना चाहिए। गुंटी एक महत्वपूर्ण कहानी संग्रह है, और पहले आपने 2 कविता संग्रह रेणु जी ने लिखे थे और अब उन्होंने कहानी संग्रह लिखा है। जैसे मैंने बताया भी, केवल ये मनुष्यों के और व्यक्तियों के बारे में नहीं है, बल्कि इसमें जो संवेदना है, पशु पक्षी पेड़, सब इनकी कहानियों में पात्र बने हुए। तो कुल मिलाकर एक विराट संवेदना वाली जो ये कहानियां हैं। उसके अलावा सारी कहानियों में हमें प्रेम, संवेदना और अपने आसपास में जो बिखरे हुए जीवन है, वो सत्य, बिखरे हुए जीवनों का सत्य दिखाई देता है। जैसे उन्होंने कहा भी कि मैंने कुछ चीज बनाई नहीं है, मैंने जो देखा और भोगा सिर्फ उसी को प्रस्तुत किया। तो ये कहानियां बहुत प्रामाणिक कहानियां हैं, तो उस नाते से दिल को छूती हैं। मैं इनके भविष्य के लिए शुभकामनाएं। गुंटी, इसकी कहानियां भारतीय परिवेश की कहानियां हैं, और लेखकीय जगत में जो 3 चीजों की आवश्यकता पड़ती है अच्छे कथा संग्रह के लिए, वो ये है, एक कहानी में रोचकता हो, और 2 जड़ों से जुड़ाव हो, और तीसरा उसमें कहीं ना कहीं आजाद स्त्री की अनुगूंज सुनाई देती हो। इस संग्रह गुंटी में ये तीनों बातें मौजूद हैं, और मैं कहना चाहूंगा कि आलोचक चाहे देर से ही सही पर इस संग्रह का नोटिस जरूर लेंगे, और रेणु जी राष्ट्रीय स्तर पे अपनी पहचान बनाने में इस संग्रह के माध्यम से सफल होंगी, यही हमारी कामना है। अंतिम बात, इस सभागार में मैत्री पुष्पा जी और नासिरा शर्मा और अनिल शर्मा जैसे दिग्गज जो आए, ये रेणु जी को आशीर्वाद देने के लिए आए। आप में से कईयों ने इनको पहली बार सुना, पहली बार देखा, तो ये इस किताब की और लेखिका की ताकत है कि किताब के दम पर वो जो लोग इनको नहीं जानते थे, हिंदी जगह की जानी मानी हस्तियां, वो सब यहाँ आए और जुड़े। तो ये एक लेखिका की ताकत बताता है। मुझे उम्मीद है कि आपके चैनल के माध्यम से ये किताब सभी के घरों में, दिलों में जगह बनाने में सफल होगी। गुंटी रेणु हुसैन का जो कहानी संग्रह है, संभवतः पहला कहानी संग्रह है जो आज लोकार्पित हुआ और जिस पे चर्चा हुई। मैं बड़ा हैरान हूं, अचंभित भी हूं कि रेणु जी के पास ऐसी भाषा वो अचंभित और विस्मित करने वाली है, क्योंकि वो अंग्रेजी की अध्यापिका हैं, हिंदी में सोचती हैं, और बहुत बढ़िया ग्रामीण अंचल की जो कहानियां लिख रही हैं, वाकई में रोचकता का विषय है। और उनकी कहानियां लगभग आधी से अधिक कहानियों में पढ़ गया, और गुंटी में जिसमें पशु पक्षियों के प्रति भी उनका प्रेम झलका है, और पप्पन जो है, माने स्थानीय अंचल के जो विषय हैं वो उन्होंने बखूबी उठाए हैं। और यही लगता है कि लेखक की जीवंतता, उसकी शक्ति, उसकी रचनात्मकता बताती है कि इस लेखक ने अभी और आगे जाना है, एक लंबी यात्रा पूरी करनी है। मैं आपके माध्यम से रेणु जी को बधाई देना चाहूंगा। तो उधर कुंडली स्थित श्री अग्रसेन धाम में आजादी का अमृत महोत्सव समारोह का रंगारंग उद्घाटन और 751 ध्वज फहराकर किया गया है। और इस दौरान विधायक मोहन लाल बड़ौली ने कहा कि तिरंगा राष्ट्र की शान और पहचान, इसलिए परिवार के सभी छोटे बड़े मिलकर अपने अपने घरों पर तिरंगा लहराएं। और वहीं मोहन लाल बड़ौली ने शहीदों को याद करते हुए उनको श्रद्धांजलि भी अर्पित की। श्री अग्रसेन धाम के प्रवक्ता अतुल सिंगल ने बताया है कि इसके लिए धाम ने 3100 राष्ट्रीय ध्वजों का प्रबंध किया है। और वहीं श्री अग्रसेन धाम के अध्यक्ष राजेंद्र अग्रवाल ने बताया कि अग्रसेन धाम परिसर में 751 राष्ट्रीय ध्वज फहराए गए। आपको बता दें कि इस दौरान राई के विधायक मोहन लाल बड़ौली और नगर परिषद के चेयरपर्सन शिमला देवी के साथ साथ पार्षद अशोक भारद्वाज सहित कई लोग मौजूद थे। आज बहुत ही खुशी का विषय है कि आज हम अपनी आजादी के 75 वर्ष पूर्व करके आजादी अमृत महोत्सव के रूप में श्री अग्रसेन धाम की इस पावन धरा पर 751 ध्वज लहराकर माननीय हमारे राय के बहुत ही आदरणीय विधायक
श्रीमान मोहनलाल बडोली जी के नेतृत्व में आज ये तिरंगा दिवस राष्ट्रीय ध्वज को लहराकर हम अपने पर्व को, आजादी के पर्व को मना रहे हैं। पूरे देश को, सभी देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। ये आजादी का 75वां वर्ष मनाया जा रहा है और इसे हम बड़े खुशी और हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। यहाँ पर सभी ने एकता और खुशी का जो परिचय दिया है, इसमें हम सबको बहुत खुशी है। और जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने 75वां अमृत महोत्सव मनाने का, जो सबको एक साथ रहकर खुशी मनाने का, हर घर पर तिरंगा लहराने का और ले यार और ले दिया है। तो उधर हुडल में नगर परिषद विभाग के द्वारा बस स्टैंड से अतिक्रमण हटाया गया है और हुडल नगर परिषद अभियंता डालचंद शर्मा ने बताया है कि हुडल बस स्टैंड के समीप लोगों ने सड़क पर अतिक्रमण किया हुआ है और सड़क के दोनों तरफ रेडियां और टीन शेड के साथ साथ खोखे भी लगाए हुए हैं और उसकी वजह से रोड पर लंबा जाम लगता हुआ नजर आता है और आने जाने वाले लोगों को भारी परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। और उन्होंने ये भी कहा कि हुडल में जहां पर भी लोगों ने अतिक्रमण किया हुआ है उन सभी जगहों पर अतिक्रमण को हटवाया जाएगा और अगर नहीं हटाया गया तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। देखो, जैसा कि आप देख रहे हो, पूरा हम जो टेम्परेरी इन्होंने स्ट्रक्चर बना रखा पूरा ही हटवा रहे हैं और बार बार शिकायतें प्राप्त हो रही हैं कि पब्लिक के लिए या गाड़ियों के लिए बिल्कुल रास्ता नहीं बचता है, जाम लग जाता है। उस समस्या को देखते हुए दोनों साइडों से जो है कि सामान उससे किसी के साथ कोई भेदभाव न करते हुए अतिक्रमण को हटाया जा रहा है। आगे भी अगर कुछ शिकायत आती है तो उसी हिसाब से रूटीन। ये कौन कौन सी जगह से हटाया जा रहा था? ये फिलहाल बस स्टैंड के यहाँ से दोनों साइडों से हटाया जा रहा है और जैसे कि 15 अगस्त का प्रोग्राम है, इस वजह से सभी कर्मचारी, अधिकारी और तो उधर हांसी के अंदर एक मोटरसाइकिल एजेंसी के संचालक सुनील जैन की व्हाट्सएप कॉल और मैसेज कर 5 लाख रुपए की फिरौती मांगने का मामला निकलकर सामने आया है और ये एक बड़ा सनसनीखेज मामला बनता हुआ नजर आया। फिरौती मांगने वाले ने खुद को लॉरेंस ग्रुप का एक सदस्य बताते हुए फिरौती के रुपए बैंक खाते में जमा करवाने की बात कह डाली है। फिरौती मांगने वाले व्यक्ति ने रुपए जमा नहीं करने पर व्यापारी को जान से मारने की धमकी भी दी है। व्हाट्सएप मैसेज पर फिरौती की धमकी मिलने के बाद से ही सुनील जैन ने शहर के व्यापारियों के साथ जाकर हांसी के एसपी निकिता गहलोत से शिकायत को दर्ज करवाया और पुलिस ने एजेंसी चालकों की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। व्यापारी नेता प्रवीण तयाल ने इस पूरे मामले में आरोपी को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की मांग की है और कहा कि इस पूरे मामले में सिटी थाना प्रभारी नरेंद्र कुमार ने के पीड़ित की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया गया और मामले की तफ्तीश और जांच लगातार जारी है। आज एक व्यक्ति का मामला आया है और कंप्लेंट सुनील जैन ने कंप्लेंट दी है कि उनके बेटे के फोन नंबर पे एक व्हाट्सएप कॉल आई है, 5 लाख रुपए की फिरौती मांगी है। अगर 5 लाख रुपए की फिरौती नहीं दी है, पैसे को देख लेने की धमकी दी है। तो उनकी कंप्लेंट पे, सुनील जैन की कंप्लेंट पे हमने FIR दर्ज कर दी और सेक्शन 385 मुकदमा दर्ज कर दिया है। ये आप देख रहे हैं जो अपना पुराना ओल्ड हिसार रोड है, इसके ऊपर हमारा 1.5-2 महीने पहले सुनील जैन ने हीरो एजेंसी खोली है मोटरसाइकिल की। आज इनके व्हाट्सएप चैटिंग के माध्यम से और व्हाट्सएप कॉलिंग के द्वारा 5 लाख रुपए की फिरौती की मांग की गई है। पहला व्हाट्सएप 6:06 पे आया और बाद में 12:21 तक आया और इसकी शिकायत को पुलिस को कर दी गई है। डीएसपी, एडिशनल SHO सिक्योरिटी वगैरह अन्य अधिकारी यहाँ पर आए हैं और कंप्लेंट लेकर के चले गए हैं और अंगामी कार्रवाई के लिए जैसा जो बनेगा वो करेंगे। उधर झज्जर के गांव गिरधरपुर के अंदर शुक्रवार देर शाम 3 युवकों की गोली मार दी गई और वारदात में तीनों युवक काफी गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। हमलावरों की संख्या 3 बताई गई है और वारदात को अंजाम देकर हमलावर मौके से फरार हो गए। बताया यह भी जा रहा है कि हमलावरों ने वारदात से पहले फेसबुक के जरिए धमकी भी दी थी। आखिर क्या है ये पूरी खबर, इस रिपोर्ट से समझिए। पहले फेसबुक पर धमकी, फिर वारदात।
गांव गिरधरपुर में 3 युवकों को मारी गोली। आपसी रंजिश का बताया जा रहा मामला। इलाके में फैली सनसनी। झज्जर के गांव गिरधरपुर में उस वक्त सनसनी फैल गई जब 3 हमलावरों ने गांव के ही 3 युवकों को गोली मार दी। गोली लगने से तीनों युवक घायल हो गए। बताया जाता है कि गांव गिरधरपुर में 3 युवकों प्रदीप, सोनू और इकेश की किसी बात को लेकर पुरानी रंजिश चल रही थी। उसी को लेकर 3 युवक शुक्रवार की देर शाम गांव में पहुंचे और तीनों पर गोलियां चला दी। तीनों हमलावरों में से एक बंटी गांव गिरधरपुर का ही रहने वाला बताया जाता है, जबकि 2 हमलावर आसपास के गांवों के बताए जा रहे हैं। वारदात को अंजाम देने के बाद तीनों युवक मौके से फरार हो गए और ग्रामीणों ने तीनों घायल युवकों को तुरंत इलाज के लिए झज्जर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया। शाम 6:30 बजे मछली थाना क्षेत्र में एक गिरधरपुर गांव है, उस गांव के कुछ लड़के एक इंसिडेंट रिपोर्ट हुआ है जिसमें 3 लड़कों को गोली लगी है। एक के टांग में गोली लगी है, खतरे से बाहर है। इसके अलावा 2 लोग जिनको पेट में गोली लगी है और आसपास के गांव के 3 लड़के जिनका नाम लिया जा रहा है इसमें हमले में शामिल है और उन्होंने कोई आपसी रंजिश में कोई फेसबुक पे स्टोरी भी इशू करी है उनको मारने के लिए। उनकी भी तलाश चल रही है। पुलिस अभी तीनों को लेके आई है, हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट चल रहा है इनके इलाज के लिए और घर वालों से कंप्लेंट लेकर मुकदमा दर्ज करने की कार्रवाई। मामले की जानकारी मिलते ही भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा। वहीं एसपी वसीम अकरम ने बताया कि हमलावरों ने पहले फेसबुक के माध्यम से युवकों को जान से मारने की धमकी दी थी, उसके बाद इस वारदात को अंजाम दिया। वारदात में घायल 3 युवकों का फिलहाल झज्जर के एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। वहीं मामले में पुलिस इस बात को लेकर भी जांच में जुटी हुई है कि हमलावरों ने जिन हथियारों का इस्तेमाल किया वो लीगल हैं या इलीगल। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों को पकड़ने के लिए टीमों का गठन कर दिया है और आरोपियों की तलाश की जा रही है। ये आसपास के गांव के 3 लोग हैं, अभी इनका नाम हम डिस्क्लोज नहीं करेंगे, तो आप लोग वेट करेंगे। उसके बाद में उनकी गिरफ्तारी के संबंध में आपको पता चल जाएगा। अवैध हथियार का प्रयोग किया गया। बताया गया कि 3 अवैध हथियार थे, तीनों अवैध हैं या वैध हैं ये पता नहीं है। और जिनमें से इनके लड़कों के तीनों के रिकॉर्ड के बारे में एक लड़के को जो है बंटी नाम का उसका बताया जाता है कि उसका आपराधिक इतिहास रहा है, तो उनकी तलाश के लिए भी पुलिस टीम डिस्पैच की गई है। ये भी फेसबुक पे इन्होंने पहले कोई वार्निंग दी थी इस संबंध में, तो अभी उसकी तफ्तीश चल रही है। प्रदेश में गैंग वॉर या पुरानी रंजिश में जानलेवा हमले का ये कोई पहला मामला नहीं है। कभी प्रदेश के किसी हिस्से से तो कभी किसी और हिस्से से इस तरीके के मामले सामने आते ही रहते हैं। इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल ये है कि लोगों के पास इतनी आसानी से हथियार किस तरह से पहुंच जाते हैं, जिसकी वजह से प्रदेश में होने वाले इस तरह के वारदात रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बनते जा रहे हैं। फिलहाल मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमों का गठन कर दिया गया है। अब देखना ये होगा कि मामले के आरोपी कब तक पुलिस के हत्थे चढ़ पाते हैं। हर खबर के लिए झज्जर से सुमित थारन की रिपोर्ट। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए आप लगातार बने रहें हर खबर के साथ।